भीड़ का अंदाजा तो अब गिनती तो लगाई ही नहीं जा सकती। अब हमारे बहुत सारे साथी जिनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की तो बात करता ही नहीं। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, जिसका पूरा पूरा बेनिफिट उन पूंजीपतियों को होता है जिनकी कंपनियों में पैसा निवेश होता है, उसे वापसी की गारंटी नहीं थी। कल आपने 500 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन ये तो आप जाहिर सी बात है 500 से ज्यादा तो आपके स्कूलों की संख्या ही होगी। दूसरा, कितने लोग आए थे, कुछ आइडिया आप लोगों ने कितना लगाया, और प्रदर्शन में जो कैसा जोश पूरे कर्मचारियों में दिखाई दिया? देखिए अनिल जी, इसका अंदाजा, भीड़ का अंदाजा तो अब गिनती तो लगाई नहीं जा सकती। आप देख रहे होंगे जितने लोग धरना स्थल पर हैं, क्योंकि धरना स्थल एक सीमित कर दिया गया है, दोनों तरफ बैरिकेटिंग है, जितने लोग वहां हैं और उसके बाहर आसपास की सड़कों पर तो दिखाई नहीं दे रहे। और हमारे बहुत सारे साथी जिनको बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिनकी बसेज रोक ली गई, बहुत से साथी जिनको मेट्रो स्टेशन पर रोका गया, बहुत से साथी जिनको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर रोका गया, तो उनकी अगर हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते तो एक बड़ा ऐतिहासिक पल था। और ये वो साथी हैं, जब हमने अपने साथियों को ये कहा कि वहां पर लिमिटेड जगह है, आपको ज्यादा बड़ी संख्या में आने की जरूरत नहीं है, रामलीला मैदान में बहुत कम साथियों पे बैठने की जगह है, उसके बावजूद लोग अपने मुद्दों के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अगर सरकार हमें रामलीला मैदान दे देती तो हम तो रामलीला मैदान में अपनी रैली करने के लिए तैयार थे और लगातार उसी के लिए वहां की परमिशन मांग रहे थे, वहां के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने वहां परमिशन देने से मना कर दिया। अगर रामलीला मैदान की हमें परमिशन दी जाती तो निश्चित तौर पर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि रामलीला मैदान अगर हमें मिलता तो 5 से 10 लाख लोग यहाँ पर पहुंचते। लेकिन यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो, कम सीमित जगह होने के बावजूद भी हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दिल्ली के कोने कोने में कल NMOPS, PBSS और OPS बहाली की टोपियां पहने हुए हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं। तो कल रैली में क्या क्या जो प्रदर्शन था, उसमें क्या क्या आप लोगों ने ऐलान किया, क्या क्या बातें कर्मचारियों को समझाई, क्योंकि हम पूरी तरह से सुन नहीं पाए? देखिए हमारा तो केवल एकमात्र ऐलान है कि पहले हम लगातार NPS की कमियां सरकार को गिनाने का काम करते थे कि NPS में ये कमियां है। NPS एक बाजार आधारित नीति है, जो हमारे पैसे को और आम टैक्स पेयर के पैसे को बाजार में निवेश कर दिया जाता है, जिसका पूरा पूरा बेनिफिट उन पूंजीपतियों को होता है जिनकी कंपनियों में पैसा निवेश होता है, उसे वापसी की गारंटी नहीं थी। और जब हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे थे NPS में तो उनको चंद रुपए पेंशन मिल रही थी। हमने सरकार को वो बात हम रखते थे, लेकिन सरकार वो बात सुनने को तैयार नहीं थी। तो उस समय सरकार के कई बड़े चाहे मंत्री हो, चाहे उनके विधायक सांसद हो, ये बयान दिया करते थे कि हम NPS में किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे, अब कर्मचारी भूल जाए कि कोई बदलाव होगा। लेकिन हमारा जब आंदोलन चलता रहा, हमारे साथी एकजुट होते रहे और 1 अक्टूबर 2023 की हमारी रामलीला मैदान की वो ऐतिहासिक रैली हुई, उसके बाद सरकार मजबूर हुई कि एक इसके अंदर सुधार किया जाए, और सरकार ने NPS का नाम बदलकर उसका यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम से एक नई स्कीम लेकर आई, जिसमें 50% पेंशन की गारंटी दी 25 साल की सर्विस के बाद। लेकिन इसके अंदर खेल ये कर दिया कि जो NPS में हमें 60% हमारा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिला करता था, उसको बंद कर दिया गया, और अन्य बहुत सारे जो लाभ थे वो बंद कर दिए गए। जो ओके, और कहीं ना कहीं मैं तो एक बात कहूंगा, NPS और UPS किसी भी तरह से 1% भी OPS का विकल्प नहीं हो सकती। और मैं ये नहीं है कि केवल कर्मचारी के फायदे की बात कर रहा हूँ, मैं देश और प्रदेश के फायदे की भी बात कर रहा हूँ। अगर OPS लागू होगी, निश्चित तौर पर देश को भी फायदा होगा, देश की अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा जहां जहां पर OPS लागू होगी। अब एक भ्रम फैला दिया गया कि अगर सरकार OPS लागू करती है तो इसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, लेकिन मैं बता दूं, आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा बाजार के अंदर NPS के नाम पर निवेश है। अगर उस पैसे को सरकार निकाल लेती है और OPS लागू कर देती है, उसी पैसे के ब्याज मात्र से, रिटर्न से ही अगर उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है या उसको विकास कार्यों में यूज किया जाता है, या जो सरकार के ऊपर आज इतना बड़ा कर्ज है उस कर्ज को चुकाने में यूज किया जाता है, तो सरकार को बड़ा आर्थिक लाभ उससे होगा। और सरकार कर्मचारी को पेंशन कब देनी है? कर्मचारी तो पेंशन आज, अगर मैं सेवा में आता हूँ तो 25 साल बाद मेरे को पेंशन देनी है, लेकिन NPS में तो जिस दिन मैं सेवा में आया उसी दिन से मेरा सरकार को अपना शेयर देना पड़ेगा। UPS में आया तो उसी दिन से 25 साल तक। और आज अगर एवरेज एज की मैं देश की बात करता हूँ तो लगभग 67 साल एवरेज एज है। 60 साल में कर्मचारी रिटायर होता है। एवरेज एज की बात करें तो 7 साल उसको पेंशन चाहिए, किसी को 10 साल चाहिए, किसी को 15 साल, लेकिन यहाँ 25-30 साल तक आप अपना शेयर दे रहे हो। तो सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाने के लिए जबरदस्ती इस नीति को बनाए हुए है। और अगर वाकई में सरकार के पास कुछ आंकड़े हैं, वाकई में उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं उनके पास कोई आंकड़े हैं, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी बड़े दावे के साथ एक बात कहूंगा, और पहले भी कहता रहा हूं कि सरकार हमारे साथ बैठकर वार्ता करे।
एक एक आंकड़ा हम उनके सामने रखेंगे, वो अपना आंकड़ा रखे। जब खुले मन से चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया समाधान निकलेगा और ओपीएस बहाल करने के रास्ते खुलेंगे।